नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में 5 सवाल डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ी जो स्टैटिक जानकारी है उसको आप किस प्रकार से रिलेट कर पाते हैं। 5 में से कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहला सवाल, with reference to the constitutional provisions and the 2024 Supreme Court verdict on sub-classification of SC/ST, consider the following statements। आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया है और 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई। सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है C3 ओनली। आपने इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी। सबसे पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रिवर्स शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16.6% है, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन रफली 8.6% है एज पर 2011 सेंसस दैट वाज कंडक्टेड इन इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट आर्टिकल 341 शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करती है एंड अलाउज द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ ट्राइब्स ड्रीम्स एज शेड्यूल ट्राइब्स। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज 345 जो है शेड्यूल कास्ट, 341 जो है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है और 342 आर्टिकल जो है वो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। हालांकि प्रेसिडेंट दोनों की लिस्ट निकालते हैं, दे आर सेपरेट लिस्ट्स एंड दे आर नेशन वाइड लिस्ट्स, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेता है। 341 is dedicated for scheduled caste, 342 is dedicated for scheduled tribes. Third statement is perfectly fine, perfectly correct, क्योंकि recently दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस वर्डिक्ट को रिवर्स करते हुए ये कहा कि स्टेट्स सब क्लासिफाई कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, और ये किसी भी प्रकार से किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट्स सही थी। दैट मीन्स 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर जजमेंट के रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप स्लीपी क्लासेस SC/ST जजमेंट ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इसके अलावा हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी यदि आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आपके 2025 की प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो कंप्लीट होलिस्टिक तरीके से करवाई जा सकती है। इसका ख़ास बात यह है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैकल्टी खुद डिज़ाइन करती है, इसलिए वो ध्यान में रखती हैं कि कहाँ पे आप फंस सकते हैं कहाँ पे नहीं, और क्वेश्चंस भी इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो सही जवाब है 1 और 2। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज इन न्यूज़ अगेन क्योंकि उन्होंने अपना एजेंडा डिसाइड किया और एजेंडा के अंदर उन्होंने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच से डिस्कशन इंटेरोगेशन करने के लिए, इंटेरोगेशन नहीं कहेंगे उसको, एक तरीके से उनको इनवाइट किया है, उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए। ऐसा एजेंडा में डिसाइड किया गया। अभी तक ऐसा हुआ नहीं बट इट वाज इन न्यूज़, तो इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है खबर में है। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 1921 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद पहली बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई गई थी, और CAG की जो रिपोर्ट्स होती हैं इसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमेशा से ऑपोजिशन के लीडर को चेयरपर्सन नहीं बनाया जाता है। यह प्रथा 1967 के बाद से एक कन्वेंशन के तौर पे एस्टैब्लिश की गई। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर थे इसके चेयरपर्सन होते थे। इसका मतलब पहली और दूसरी स्टेटमेंट है सही। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यूथनीजिया के बारे में सवाल है क्योंकि 30 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यूथनीजिया के रिगार्डिंग ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज की थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज की थी और उस पर पब्लिक कमेंट्स मांगे थे। तो इसलिए यूथनीजिया के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से कौन सी करेक्ट है आपने बतानी। सो आंसर इज 2 और 3। पहली स्टेटमेंट गलत है। भारत में एक्टिव यूथनीजिया इलीगल है। यूथनीजिया क्या होता है? यूथनीजिया इज बेसिकली द स्पेसिफिकली जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं या जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ टाइम, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर होते हैं। उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम के होने की वजह से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ और जो डेली रूटीन है वो फॉलो नहीं हो सकता। इनफैक्ट उनकी एग्जिस्टेंस एक बर्डन बन जाती है फिजिकली, मेंटली उनके ऊपर। एंड इसी वजह से देर इज अ थॉट प्रोसेस जो कहता है कि यूथेनेसिया अलाउड होना चाहिए। अब यूथेनेसिया इज
life ending or withdrawing of life support system or actively injecting a kind of lethal substance into the person. तो इसी बेसिस पे ये दो पार्ट्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब यदि कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ कर लेना बस, दिस इज कॉल्ड पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया मीन्स कि यदि कोई बहुत ही तकलीफ में है, डिस्कंफर्ट में है, टर्मिनली इल पेशेंट है, उसका इलाज किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसे कोई ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट कर देना जिससे उसकी जान चली जाए। अब ये दोनों में से पैसिव यूथेनेसिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अलाउ किया है सब्जेक्ट टू सर्टेन गाइडलाइंस। लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया जो है इंडिया में अलाउड नहीं है, लीथल इंजेक्शन देके किसी की जान लेना ये अलाउड नहीं। तो जब आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करते हो उसे पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं, वो अलाउड है। लेकिन एक्टिवली किसी के अंदर इंजेक्ट करना कोई टॉक्सिक मटेरियल ताकि उसका जो है शरीर जो है प्राण जो है उसका शरीर छोड़ दे, ये अलाउड नहीं है। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। लिविंग विल या एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव का कंसेप्ट भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिफोर their mental condition is deteriorating, they may have an advanced living will or advanced medical directive which stipulates that if the treatment does not work then they may be taken off life support system। ठीक है, तो ये जो एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव है ये भी वैलिड होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस इन आवर कंट्री। जनरली आप एथिक्स में देखते होंगे कि ये एथिकल डिलेमा है, यूथेनेसिया अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट कई बार कानूनी तौर पे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। खास तौर पे जब आपने मेंस के अंदर भी देखा कि पैटर्निटी टेस्ट के बारे में भी आपसे सवाल पूछा गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट यानी कि DDT, इनके बारे में 3 सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको DDT नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शंस में ही आपको दिख जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि यू आर क्लूलेस हियर, यू हैव ऑप्शंस। तो बताइए कि क्या इनमें से सही आंसर है। सही आंसर है सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट ने DDT यानी कि डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, जिसके अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर, ये टाइप के जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट के बारे में कहा है कि ये विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड ये परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऐसा गलत है, कभी भी अक्यूज्ड की कंसेंट के बिना पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट उसका नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये इसी पर्टिकुलर केस में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ही कहा था। इसका मतलब यदि आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है यानी पॉलीग्राफ टेस्ट होता है या नार्को एनालिसिस होता है तो वो तभी हो सकता है अगर आपकी कंसेंट अवेलेबल हो, विदाउट योर कंसेंट नहीं हो सकता। सेकेंडली, इसके द्वारा जो भी आप जानकारी देते हो वो एविडेंस नहीं है। तो नार्को डिटेक्शन, नार्को टेस्ट में आपको एक तरीके का सेडेटिव सब्सटेंस दे दिया जाता है जिससे आप जनरली, जिसको ट्रूथ सीरम भी कहते हैं, जिससे आप जनरली आपकी इनहिबिशंस खत्म हो जाती हैं, तो आप जनरली जो है ऑनेस्ट आंसर देते हो। अब उस दौरान दिए गए बयान को एविडेंस के तौर पे नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है। दैट इज नॉट प्रेजेंटेबल एज एविडेंस एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ होगा जो आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 3 में मेंशन्ड है। लेकिन एक और चीज, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अलावा आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट से आपको कोई और एविडेंस मिलता है, जैसे वो मर्डर वेपन की लोकेशन बताता है और आपको फिर वो मर्डर वेपन मिल जाता है, दैट इज एडमिसिबल एज एविडेंस, वो एडमिसिबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। NHRC ने रिसेंटली पॉलीग्राफ टेस्ट को लेके गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए ही ये टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए। सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। स्कीम्स के ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि हर प्रीमिक्स में एक क्वेश्चन पूछूं ताकि बाय द एंड ऑफ द प्रीलिम्स सीजन हमारे 30-40 अगर प्रीमिक्स होते हैं या 30 प्रीमिक्स होते हैं, 25 प्रीमिक्स होते हैं, तो उसमें 25 स्कीम तो कवर हो जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिर्फ PSB या RRB के थ्रू लोन देता है और शिशु कैटेगरी के जो लोन है वो 50,000 तक होते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनियन बजट के अंदर तरुण कैटेगरी में जो लोन दिए जाते हैं उनकी लिमिट 20 लाख करने की बात की गई थी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। द आंसर इज B। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही नहीं बल्कि कोऑपरेटिव बैंक,
प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सब लेंडिंग कर सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, शिशु कैटेगरी के अंदर सिर्फ नई और माइक्रो एंटरप्राइजेस को 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। देखिए ये जो योजना है 2015 में लॉन्च हुई थी, जिसका पर्पस था कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बनाने के लिए लोन दिया जाए। अभी तो तरुण वाला जो कैटेगरी है दैट इज 5 लाख टू 10 लाख, इसको 20 लाख करने की अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन बजट में बात हुई है। किशोर जो लोन्स है दैट इज 50 टू 5 लाख एंड शिशु कैटेगरी वाले जो लोन्स है 50,000 तक के दिए जाते हैं। एनी इंडियन सिटीजन विद अ वायबल बिजनेस प्लान फॉर अ नॉन फार्म सेक्टर एंड हैविंग रिक्वायरिंग क्रेडिट बिलो 10 लाख, अभी प्रेजेंटली 10 लाख है, लिमिट इसकी इंक्रीज हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दी जाती है, ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये लोन किसी और सब्सिडी वाली स्कीम में मिल रहा है, मान लीजिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के साथ अटैच्ड है या किसी और स्कीम जिसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, तो उस लोन को सब्सिडाइज किया जा सकता है। बट इन जनरल इसमें कोई सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आपको लोन नहीं मिलने वाला है, ये बात याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। धन्यवाद।